Hello everyone, welcome to the Competition Cruise, a one-stop solution for all competitive examination. मेरा नाम है सौरभ और आज के एडिटोरियल सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं इस चैनल पे प्रतिदिन भारत के सबसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर द हिंदू के एडिटोरियल्स लेकर आता हूँ। मेरी आशा रहती है कि इस एनालिसिस के द्वारा आप सभी के अंदर इंग्लिश के साथ साथ करंट अफेयर्स की, करंट टॉपिक्स की बेहतर समझ विकसित करूँ। हमारे चैनल का मोटो है बिलीव इन प्रोसेस। खुद में विश्वास कीजिए, हमारे प्रोसेस में विश्वास कीजिए। जीत हमेशा लड़ने वाले की होती है। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं महान वैज्ञानिक और इनोवेटर थॉमस एल्वा एडिसन के महान विचार से। थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। हमारा सबसे बड़ा वीकनेस जो है वो हार मानने में छिपा हुआ है। सफलता का एकमात्र रास्ता ये है, सबसे सुरक्षित रास्ता ये है कि एक बार और प्रयास किया जाए। कहा जाता है कि जब बिजली के बल्ब की आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी तो वो 1000 बार फेल हुए थे, पर आखिरी बार उन्होंने फिर प्रयास किया और उसमें सफलता प्राप्त की। वो गर्व से कहते थे कि मैंने 1000 बार विफलता नहीं देखी, असफलता नहीं देखी। मैंने 1000 बार ऐसे तरीके ढूंढे जिन तरीक़ों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता था। ये होता है एटीट्यूड की शक्ति। ये परसेप्शन से हम सभी सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। आइए आज के एडिटोरियल पे चलते हैं। हॉलो विक्ट्री ऑन द रशियन इलेक्शन, पुतिन्स विन। रसिया में इलेक्शन हुए हैं 2024 में। बहुत सारे मेजर इकॉनमीज़ एंड ग्लोबल पावर्स में इलेक्शंस हो रहे हैं। भारत में होना शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में रशिया में संपन्न हुआ। कुछ वक्त के बाद यूएस में इलेक्शंस हैं। तो जियोपॉलिटिक्स के लिए ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का एडिटोरियल। द मैनर ऑफ पुतिन्स विन एक्सपोज द अंडरलाइंग वीकनेस ऑफ द रिजीम। जिस तरीके से पुतिन ने जीत हासिल की है वो एक्सपोज करता है, वो दिखाता है कि इस रिजीम में, इस शासन व्यवस्था में कितनी कमियां हैं, कितनी अंदरूनी वीकनेसेस हैं। देखते हैं क्या वीकनेसेस हैं। द रिजल्ट ऑफ रसियाज मार्च 15 to 17 इलेक्शंस वाज नोन टू एवरीवन इवन बिफोर द फर्स्ट बैलेट वाज कास्ट। ये जो रिज़ल्ट है रसिया के मार्च 15 से 17 तक चलने वाले इलेक्शंस का, उसका रिज़ल्ट हर किसी को मालूम था। जब पहला वोट नहीं गिराया गया था तब से ही, चूँकि रसिया एक डेमोक्रेसी होते हुए भी काफ़ी हद तक डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया है। वहाँ पे इलेक्शंस तो होते हैं पर बहुत ही सेडी वे में। ओके, द ओनली क्वेश्चन दैट नीडेड टू आंसर्ड was what the winning margin of President Vladimir Putin, who has been at the helm for nearly a quarter century, would be। बस एक ही क्वेश्चन का आंसर इस इलेक्शन के बाद ढूंढा जाना था कि व्लादिमीर पुतिन किस मार्जिन से जीतते हैं, कितने बड़े अंतर से जीतते हैं, जो कि लगभग क्वार्टर सेंचुरी से, यानी लगभग 25 सालों से एट द हेम है, यानी टॉप पे हैं, टॉप मोस्ट पर्सन है रसिया के। On Monday, Russia's Central Election Commission said Mr. Putin had won nearly 88% of vote, while nearest rival Nikolai Kharitonov of the Communist Party got 4.31%. रसिया के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने कहा मंडे के दिन कि मिस्टर पुतिन ने लगभग 88% वोट्स हासिल किए हैं, यानी 100% में से 88% सिर्फ उन्हें मिले। और उनके नियरेस्ट राइवल जो थे, नियरेस्ट प्रतिद्वंदी जो थे, निकोले खाडितोनोव को, जो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, वो 4.31% वोट हासिल किया उन्होंने। द कंट्री सॉ ए रिकॉर्ड टर्न आउट ऑफ 77.54% and the result showed that Russia is united under the long-time leader, according to Ella Pamfilova, the CEC chief. कंट्री ने एक रिकॉर्ड टर्नआउट देखा 77% का, यानी 77% वोटिंग देखी गई उनके देश में। एक रिकॉर्ड है ये।
जो कि ये दिखाता है कि रसिया बिल्कुल यूनाइटेड है अपने लॉन्ग टर्म लीडर के अधीन, जो कि लगभग 2000 ईस्वी से रसिया की सत्ता पे काबिज है। जिसमें कुछ समय के लिए वो हटे थे, पर जब हटे भी थे तो उनके पहचान के उनके करीबी दिमित्री मेदवेदेव रसिया के प्रेसिडेंट बने थे। तो रसिया में 2000 ईस्वी से लगभग या तो पुतिन सत्ता में है या पुतिन के बहुत ही करीबी व्यक्ति। तो देखते हैं कि रसिया आखिर है कहाँ। रूस दुनिया का सबसे विशाल देश है, सबसे विशाल देश। हाँ, जियोग्राफिकली ये इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं। ये इसका एक सिरा आर्कटिक ओशियन से मिलता है, एक सिरा पैसिफिक से, एक सिरा अटलांटिक ओशन से, एक तरफ से ये पूरी तरह से इस तरफ एशिया से घिरा हुआ है, इस तरफ यूरोप से घिरा हुआ है। ये एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में दोनों के क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, इसीलिए यूरेशिया वर्ड भी काफ़ी चर्चे में रहता है। आइए देखते हैं थोड़ा करीब से रूस को। रूस में 1917 में, ध्यान दीजिएगा 1917 में, इसके बैकड्रॉप को जरा जानते हैं ताकि आप रूस की स्थिति को, रूस की पॉलिटिक्स को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और एडिटोरियल को समझने में आसानी होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। 1917 में बेल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, जिसे रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा 1914 से 1919 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक उसी समय 1917 में रूस में जार का शासन हुआ करता था। वहाँ के राजा को जार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जार स्पेलिंग उसका ऐसे होता था, लेकिन नाम उसका जार, पढ़ते उच्चारण करते थे, प्रोनाउंस से करते थे जार। तो रूस के जार का शासन बहुत ही बुरा था, बहुत ही निर्दयी शासन था। वहाँ के मजदूरों ने एकजुट होकर के, ये दुनिया के बहुत ही सुनहले अक्षरों में लिखी गई क्रांति है, जिसमें मजदूरों ने संगठित होकर के, एकजुट होकर के वहाँ की सत्ता को, वहाँ की सरकार को, वहाँ के राजा को अपने शक्ति से बेदखल कर दिया था। और वहाँ पे लेनिन जो कि बहुत बड़े कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी हुआ करते थे और रूस के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे, उनके नेतृत्व में वहाँ पे जार को सत्ता से हटाया गया और लेनिन वहाँ की सत्ता पे काबिज हुए। शुरू के कुछ समय तक उन्होंने वहाँ कई सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स लिए। समाजवाद का जो प्रणेता कहा जा सकता है, समाजवादी सरकार का प्रणेता, वो रूस को कहा जा सकता है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। कैपिटलिस्टिक इकॉनमी और सोशलिस्ट इकॉनमी होती है ना, तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी का जहाँ प्रणेता या अगुआ यूएस को कहा जा सकता है, वहीं रूस हमेशा से कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का, सोशलिस्ट इकॉनमी का अगुआ बना रहा। इसकी राजधानी मॉस्को है। मॉस्को रूस की राजधानी है। ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये नॉर्डिक कंट्रीज़ के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ जर्मनी है। जर्मनी से हिटलर हुआ करता था, जिसने कि पोलैंड पे कब्जा किया, फिर इस रास्ते से मॉस्को पे हमला किया था, जो कि उसकी सबसे आत्मघाती कदम साबित हुआ था। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने रूस पे आक्रमण किया था, तो ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती हुई थी। देखिए ध्यान से, ये अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है। अभी हाल ही में रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन कहाँ पे है जरा देखिए, ये है यूक्रेन, ठीक है। एक समय था 1917 के बाद से लेकर के 1991 तक, ये जो बेलारूस है, लताविया है, कटोनिया है, यूक्रेन, साथ ही साथ उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देश जो कि देखिए मैप में इस तरफ आते हैं, ये सभी रूस के अंग हुआ करते थे, ठीक है। 1991, ध्यान दीजिएगा, जरा समझ लीजिए इन चीज़ों को। 1991 में यूएसएसआर का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, जो कि एक बहुत और विशालकाय देश था, जो कि रूस से भी कहीं बड़ा हुआ करता था,
उसका विघटन हुआ और बहुत सारे अन्य देश उससे अलग हो गए, जैसे यूक्रेन मैंने कहा है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जो सारे देश हैं वो अलग हो गए रूस से, और एक परिवर्तन हुआ रूस के मानचित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रैक्टिकल सेंस इट वाज केयरफुली मैनेज्ड इलेक्शन, सभी तरीक़ों से ये एक बहुत ही केयरफुली मैनेज्ड इलेक्शन था जहाँ पे केवल एक पॉसिबल आउटकम हो सकता था। ओनली क्रेमलिन टॉलरेटेड कैंडिडेट्स वर अलाउड टू स्टैंड कॉन्टेस्ट, केवल क्रेमलिन के द्वारा जो बर्दाश्त करने लायक कैंडिडेट्स थे। अब ध्यान दीजिएगा ये क्रेमलिन क्या है। क्रेमलिन यूएसएसआर के, सॉरी रसिया के, यूएसएसआर पहले नाम था अब रसिया है, रसिया के डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर को कहते हैं। ओके, अच्छा पेंटागन किसे कहते हैं जानते हैं आप? यूएसए के डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस हेडक्वार्टर को पेंटागन कहते हैं। ओके, पेंटागन, उसका जो आकार भी है वो भी पेंटागन की तरह है, 6 भुजाओं वाला षटकोणीय। तो क्रेमलिन के द्वारा जो टॉलरेटेड कैंडिडेट थे, क्रेमलिन हेडक्वार्टर है रसिया का, तो रसिया के डिफेंस फोर्सेस का, तो रसिया के डिफेंस फोर्सेस जिसे चाहते थे जैसे कैंडिडेट्स को स्टैंड करना कॉन्टेक्स्ट में, वही कॉन्टेस्ट में जा पाए। ठीक है, जो लोग मिस्टर पुतिन के पॉलिसीज़ को क्रिटिक करते थे, आलोचना करते थे, उन्हें किन्हीं ना किन्हीं टेक्निकल ग्राउंड पे, किसी को उम्र के बहाने या किसी बहाने, किसी डॉक्यूमेंट्स के बहाने टेक्निकल ग्राउंड पे उन्हें बाहर कर दिया गया, उनको रोक दिया गया इलेक्शन लड़ने से। ओके, द स्टेट हैड आल्सो पास्ड लेजिस्लेशन इन द इलेक्शन रन अप क्रिमिनलाइजिंग एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द यूक्रेन वॉर। स्टेट यानी रसिया ने पास किया था एक कानून भी कि इस इलेक्शन के कैंपेनिंग में अगर कोई भी यूक्रेन वॉर को लेकर के रूस के राष्ट्रपति को क्रिटिसाइज करेगा, आलोचना करेगा, तो वो क्रिमिनलाइजिंग एक्टिविटी करेगा, एक बहुत ही आपराधिक कृत्य करेगा, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर वो यूक्रेन वॉर को लेकर के कोई क्रिटिसिज्म करेगा तो। गॉट इट? For Mr. Putin, who faces international criticism over the war, the election was an opportunity to tell the world that the country was united behind his leadership. मिस्टर पुतिन जो दुनिया भर में इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं इस वॉर के लिए, यूक्रेन और रसिया का जो वॉर है वो 2022 से चल रहा है, पिछले 2 सालों से। यूक्रेन काफ़ी छोटा देश होते हुए भी, शक्ति में काफ़ी पीछे होते हुए भी उसने ज़बरदस्त टक्कर दी है और अभी तक युद्ध कांटे की चल रही है। और मिस्टर पुतिन की हर जगह इसके लिए बहुत जगहों पे इसकी क्रिटिसिज्म होती है इसके लिए। तो इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी था उनके लिए, ये दिखाने का दुनिया को कि दुनिया चाहे जो भी कहे, उनका देश उनके पीछे है। ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट। ओवर द ईयर मिस्टर पुतिन 71 हैज मास्टर्ड अ कॉम्प्लेक्स मॉडल ऑफ द टाइटली हेल्ड स्टेट विद रेगुलर इलेक्शंस एंड लिटिल डिसेंट। ध्यान दीजिएगा, इतने लंबे समय में मिस्टर पुतिन जो 71 ईयर्स के हैं, उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली है कॉम्प्लेक्स मॉडल में। वो मॉडल क्या है? एक स्टेट को वो टाइटली हेल्ड किए हुए हैं, अपने देश को उन्होंने मजबूती से पकड़ा हुआ है, जहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस भी होते हैं और बहुत कम विरोध भी होता है, लिटिल डिसेंट, उनके विरोध है ही नहीं वहाँ पे, बहुत कम है, जो हैं वो मारे जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। टू हिज क्रेडिट ही रिमेन्स ए पॉपुलर लीडर, उन्हें इस बात का श्रेय देना पड़ेगा कि वो एक पॉपुलर लीडर बने हुए हैं। फॉर मैनी रशियन ही रिबिल्ट द स्टेट इन द अर्ली 2000s आफ्टर द डिकेड ऑफ ह्यूमिलिएशन ऑफ द 1990s दैट फॉलोड द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था, जो कि ऑब्वियसली यूएसएसआर के नागरिकों के लिए एक दुखद स्थिति होगी, ह्यूमिलिएशन का समय होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनका देश टुकड़ों में बट गया था, 11 देश शायद अलग हुए थे। तो बहुत सारे रशियंस के लिए उन्होंने रिबिल्ड किया है देश को पुनः मजबूत किया है 2000 ईस्वी की शुरुआत में, जब ह्यूमिलिएशन का डिकेड चला था 1990 में। ध्यान दीजिएगा कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ, तो वहाँ से लेकर के 1990 तक ये जो 45 साल का वर्ष था, ये कोल्ड वॉर का एरा था। कोल्ड वॉर काफ़ी महत्वपूर्ण है, कभी इस पर मैं डिटेल क्लास लूँगा। कोल्ड वॉर रूस और अमेरिका के बीच में चलता रहा था काफ़ी लंबे समय तक, जहाँ पे की स्थिति ऐसी थी कि कभी भी युद्ध हो सकता था।
तो यूएसएसआर के विघटन के साथ वो कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। ओके, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने देश को बनाया, ऐसे बहुत सारे रशियंस कहते हैं 1990s के बाद। स्टेट इज रूटेड इन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंजर्वेटिव वैल्यूज, रिप्लेस द स्टेट सैंक्शन कम्युनिज्म ऑफ द सोवियत ईयर्स। ये स्टेटिज्म यानी ये जो राज्य का जो सोच है, देश का जो सोच है, जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंजर्वेटिव वैल्यूज़ में छिपा हुआ था, ढका गहराई तक घुसा हुआ था, रूटेड था, उसे रिप्लेस कर दिया गया स्टेट सैंक्शन्ड कम्युनिज्म के द्वारा। ओके, कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद, समाजवादी, सोशलिस्ट। ही स्टूड अप टू द वेस्ट सीकिंग टू रिस्टोर रसियाज ग्रेट पावर ग्लोरी। वो वेस्ट के अगेंस्ट उठ के खड़े हुए, स्टैंड अप किया उन्होंने, चाहा कि रिस्टोर करें रसिया के ग्रेट पावर ग्लोरी को। बिल्कुल, रसिया हमेशा से एक मजबूत देश के रूप में जाना जाता रहा। इकॉनमी के तौर पे रसिया की बहुत बड़ी पहचान कभी भी नहीं रही थी, पर एक मिलिट्री सुपर पावर के तौर पे रूस हमेशा से 19th सेंचुरी से दुनिया की नज़र में रहा है। He brought wars within Russian territories to an end. रशियन टेरिटरीज के अंदर जो भी वॉर हो रहे थे उन्होंने उसको ख़त्म किया। इंस्योर्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो राजनीतिक स्थिरता लेकर आए ऑब्वियसली, क्योंकि 25 सालों से वो सत्ता में है। उन्होंने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी देश को दी और एक्सपैंड किया कंट्री के बॉर्डर्स को विद एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन 2014। ध्यान दीजिएगा, ये क्रीमिया कहाँ पे है जरा देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। 2014 में रूस ने इस जगह पे कब्जा कर लिया था। ओके, ये जो जहाँ पे मैंने गोल घेरा लगाया, ये ही द्वीप, ये जो आइलैंड है, ये है क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, पर रूस ने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो एनेक्सेशन किया था उन्होंने क्रीमिया का 2014 में। चलिए आगे। मशीनरी दैट गॉट कंप्लीट डोमिनेशन एट होम एंड काउंटर बैलेंसिंग अगेंस्ट द वेस्ट अब्रॉड। वो मशीनरी, ऐसा मशीनरी उन्होंने सेट कर दिया है जो कि पूरा डोमिनेट कर रहा है घर पे और काउंटर बैलेंस कर रहा है वेस्ट को विदेशों में। टू ऑफ द मोस्ट वोकल पॉलिटिकल ओपोनेंट आर गॉन, बोरिस नेमस्टोव एंड अलेक्सी नावेलिनी, सेवरल अदर्स आर इन जेल। उनके दो सबसे बड़े जो पॉलिटिकल ओपोनेंट थे वो मारे जा चुके हैं, वो मर चुके हैं और बहुत सारे जेल में हैं। द मीडिया have been muzzled, मीडिया को बिल्कुल कुचल दिया गया है। एंड द स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैव प्रैक्टिकली बिकम ब्रांचेस ऑफ द क्रेमलिन। और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, जैसे वहाँ पे पुलिस होगी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ होंगी, डिफरेंट टैक्सेशन की जो इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसीज़ होंगी, वो सभी क्रेमलिन के ब्रांचेस बन चुके हैं, वो सभी उनकी मुट्ठी में हैं। विद ए स्वीपिंग विक्ट्री मिस्टर पुतिन विल लाइकली टू प्रोजेक्ट फर्दर स्ट्रेंथ एंड प्रिजर्व द स्टेटस क्वो। इस स्वीपिंग विक्ट्री के साथ, जहाँ पे उन्होंने 88% वोट्स हासिल किए हैं, इसके साथ मिस्टर पुतिन अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ प्रोजेक्ट करेंगे और चाहेंगे कि ये यथास्थिति, ये स्टेटस क्वो, ये जो यथास्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वो बनी रहे, प्रिजर्व करे। बट द मेटिकुलस वे इन विच द regime staged the election with the goal of bolstering Mr. Putin's number and its overzealous attempt to stamp out even the slightest dissent exposed the underlying weakness rather than endorsing the strongman image that hangs on the facade of the regime Mr. Putin has built. ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो जिस मेटिकुलस वे में संदेहास्पद तरीके से जिस तरह से उन्होंने अपने शासन को स्टेज किया है इस इलेक्शन में, और गोल ऑफ बॉल्स्टरिंग मिस्टर पुतिन नंबर, मिस्टर पुतिन के नंबर्स को, मिस्टर पुतिन की जीत को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर जिस तरह से पेश किया गया है, वो उनका एक ओवर जेलस अटेम्प्ट है। मतलब ऐसा अटेम्प्ट जिसमें कि वो किसी छोटे से छोटे स्लाइटेस्ट डिसेंट को वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, छोटे से छोटे विरोध के स्वर को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एक ओवर जेलस अटेम्प्ट है उनका। ये जो उनका तरीका है वो एक्सपोज कर रहा है, क्या एक्सपोज कर रहा है कि जो अंडरलाइंग वीकनेस है, कि उनके अंदर की जो वीकनेस है, इसके उलट, रादर दैन का मतलब होता है कि उसके उलट, कि वो एंडोर्स करेंगे अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के तौर पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सन वो होता है जो विरोध के बीच में मजबूती से खड़ा हुआ हो, एक पत्थर की तरह, एक चट्टान की तरह विरोधी
इस विरोधी स्वरों के बीच में, विरोधी ज्वार के बीच में खुद को मजबूती से खड़ा करे, किंतु वो अपने आप के अगेंस्ट किसी भी छोटी से छोटी डिसेंट या क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनकी एक वीकनेस है ना, दैट हैंग्स ऑन द फैसेड ऑफ रिजीम मिस्टर पुतिन हैज़ बिल्ट। ये मिस्टर पुतिन के बनाए गए रिजीम, मिस्टर पुतिन के बनाए गए शासन व्यवस्था के चेहरे पे, फैसेड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डालता है। तो ये था आज का एडिटोरियल। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने इसे पसंद किया होगा। हमारे चैनल पे सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोस कुछ समय में आने लगेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।